Hello everyone, good morning. Good morning to all. Welcome back to my channel. I am Pooja. और आज हम बात करेंगे 31st ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। कल 30th ऑफ मार्च को संडे था, तो संडे को करंट अफेयर्स नहीं होते, लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम दोनों दिनों की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जैसे कि एबल प्राइज, जिसको हम नोबल प्राइज कहते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो आज हम एबल प्राइज पे बात करेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों को वीकली जो बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेशन हुआ था उसमें आप लोगों को पीएसएल के बारे में बताया था, लेकिन आज हम वापस से पीएसएल को रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हमको बात करनी है यहाँ पर पीएम वानी स्कीम के बारे में, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन पे बात करनी है जिसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और भी काफी कुछ न्यूज आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक एक करके हम सभी खबरों को डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन है विद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बिल्कुल नवरात्रि का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। ये चैत्र मंथ की नवरात्रि है, और बहुत से लोग हो सकता है फास्टिंग कर रहे हो, तो अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी पीते रहिए। ठीक है, ये मेरा छोटा सा पर्सनल आपका सजेशन है। प्लीज अपना ध्यान रखें क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। फिर आप देखेंगे कि मई मंथ तक आते आते हीट वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट ईयर जब समर का सीजन था, हीट वेव आई थी, तो काफी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो अपनों का और अपना ध्यान रखना, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम डेली करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो 30 मार्च 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। देखो, ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है। आप लोग अक्सर देखते हैं, स्पेशली जो शादी ब्याह होते हैं, मैरिज होती है हमारे देश में, तो काफी ज्यादा खाना जो है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पर डेटा पब्लिश किया गया है कि हर साल हम, मतलब हमारे जो म्युनिसिपल्स हैं, वो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती है, और हर साल हमारे पूरे वर्ल्ड में 2.1 बिलियन टू 2.3 बिलियन डॉलर 3 बिलियन सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है। क्लियर। और यहाँ पे टारगेट एस्टिमेट किया गया है, मतलब बताया गया है कि हमारा जो एनुअल वेस्ट है वो 3.8 बिलियन टन हो जाएगा 2050 तक। तो लोगों को बताने के लिए कि भाई वेस्ट मत करो, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है। इस दिन को ऑर्गेनाइज करने का काम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। इसकी थीम क्या है? टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो 30 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। नाउ बात करते हैं कल के बारे में, मतलब 30 मार्च में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ डिस्कस किए थे। पहला सेशन था हमारा वीकली करंट अफेयर, जिसमें 23 से लेकर 29 मार्च तक के करंट अफेयर्स थे, और 80 एमसीक्यू थे। तो ये जो सेशन होता है आपके रिवीजन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स है उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं। और स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स था 23 से लेकर 29 मार्च तक। जो भी बैंकिंग इनिशिएटिव थे, आरबीआई सेबी के सर्कुलर थे, वो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, और दोनों की पीडीएफ भी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 14th इंडो रशियन नेवल एक्सरसाइज इंद्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि इंद्र एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? तो इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। ये आपका हार्बर फेज में भी होती है। ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज किया गया है चेन्नई कोस्ट में। ठीक है, 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इसे चेन्नई में बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये 14th एडिशन है। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस राणा, आईएनएस खुत्तर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला एडिशन 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये 14th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इंडिया और रशिया के, अगर हम डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करें, तो इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो काफी पुराना है। यहाँ पर इंडिया और रशिया मिलकर एक राइफल प्राइवेट लिमिटेड को सेटअप कर रहे हैं, मतलब राइफल AK-203, जो AK-203 राइफल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में अमेठी उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश की जा रही है बाय द रशिया, रशिया के कोलैबोरेशन के साथ। क्लियर है इतनी चीजें? तो हमको याद रखना है कि एक्सरसाइज इंद्र इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली नेबल एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग ने न्यूज में देखा होगा कि म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार में एक बहुत ही बड़ा
बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था 7.7 का। क्लियर है? आप लोग ने न्यूज में देखा ही होगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था म्यांमार में, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब जो म्यांमार है वो हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, तो हमारी नेबरहुड पॉलिसी चलती है। इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन ब्रह्म की शुरुआत की है। ऑपरेशन ब्रह्म की शुरुआत की गई है और इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया है म्यांमार को। और हम लोगों ने अपने एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट को भेजा है रिलीफ मटेरियल को लेकर, जिन्होंने हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश से उड़ान भरी थी। क्लियर? तो हम लोगों ने म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन रन किया है? ऑपरेशन ब्रह्म। ठीक है, अब यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो दो तीन बातें कई बार एग्जाम में पूछे जाती है। जैसे आप लोग ने एग्जाम में, अगर आप लोग PYQ देखते हैं, जो कि आपको देखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है कि PYQ देखना बहुत जरूरी होता है। दो बातें पता चलती हैं, आपका लेवल क्या है पढ़ाई का और किस लेवल पे जाके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एपिसेंटर और हाइपोसेंटर, ये क्या होते हैं? अब जब अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जिस लोकेशन से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ उसे हम क्या कहते हैं? जमीन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर। अर्थ सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और फिर ये जब ऊपर आके जहां पर अर्थ सरफेस से टकराता है, मतलब जहां पे अर्थ सरफेस पे हिट हो रहा है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। तो हाइपोसेंटर नीचे होता है, एपिसेंटर डायरेक्टली सरफेस पर होता है। तो एपिसेंटर आप लोग न्यूज में देखते हैं ना कि एपिसेंटर कहाँ है, एपिसेंटर कहाँ है। तो एपिसेंटर और हाइपोसेंटर दो शब्द होते हैं, दोनों शब्द को आपको याद रखना है। अब अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, जैसे हमने देखा कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। एक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिचर स्केल एंड मर्कली स्केल। इन दोनों की मदद से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिचर स्केल बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितना इफेक्ट होगा स्ट्रक्चर पे, जनता पे, पब्लिक पे, तो ये बताता है आपका मार्कली स्केल। रिचर स्केल जो है वो 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिएगा RBI और NPCI का एक फैसला आया है, जो कि 1 मई 2025 से इफेक्ट में आएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में NPCI कहते हैं, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि जो ATM इंटरचेंज फी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। आप जो कैश विड्रॉ करते हैं ATM से, आपको कुछ फ्री लिमिट मिलती है। नॉन मेट्रो शहरों में 3 होती हैं और मेट्रो शहरों में 5 आपकी लिमिट होती है कि 5 बार आप फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। आप लोग ने देखा होगा कि आपके पास SBI का ATM है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक से जाके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपके पास अकाउंट किसी और बैंक का है, ट्रांजेक्शन आप किसी और बैंक के ATM के साथ कर रहे हैं, तो आपकी कुछ इंटरचेंज फी लगती है। फ्री ट्रांजेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी एक इंटरचेंज फी लगती है। तो उस इंटरचेंज फी को बढ़ा दिया गया है 2 रुपए से। आपकी कैश विड्रॉ की जो पहले फी थी वो 17 रुपए थे, 2 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपीज पर ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, जो कि 1 मई से इफेक्ट में आएगा। और जो बैलेंस इंक्वायरी फीस है वो भी 1 रुपए बढ़ा दी गई है, 6 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपी कर दिया है पर ट्रांजेक्शन। और सेपरेट GST यहाँ पर लगाया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया रूल है वो आपके इन माइक्रो ATMs पर, आपके जो इंटरनेशनल ATM होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन पे पुराने रेट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम। हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने रियल टाइम में क्रॉप डेटा को कलेक्ट करने के लिए, मतलब किस फार्म में कौन सी फसल लगाई गई है, कितना कल्टीवेशन हुआ है, तो मोबाइल इंटरफेस की मदद से आप रियल टाइम में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया है जिसका नाम है डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, सो डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर aim to collect real-time data on the crop sowing directly from the agriculture field by the mobile interface। इसमें आपको पता चल जाएगा कितना क्रॉप एस्टिमेशन है। इसके अलावा बताया गया है कि ये आपका सिक्योर भी है। विदाउट फार्मर कंसेंट
फार्मर की परमिशन के बिना डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा और डायरेक्टली ये जो डेटा शेयरिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है ऑथोराइज एंटिटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। ठीक, ना बात करते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है भाई, आपकी सैलरी सैलरी में 2% हाइक हुआ है, मतलब आपका जो डीए है उसको 2% बढ़ाया गया है। कैबिनेट अप्रूव अ 2% इंक्रीज इन डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 53 से बढ़कर ये 55% हो गया है, तो आपकी बेसिक सैलरी का 55% आपको डीए देखने को मिल जाएगा। डीए बाई एनुअली यहाँ पे चेंज होता है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इसको चेंज करती है। चलिए अब देखिएगा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम अक्सर आप लोग फेस करते हैं, आप लोग फेस नहीं कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फेस करते हैं। आप लोग ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं बैंक अकाउंट या केवाईसी करा रहे हैं, जहां भी उनके थंब इम्प्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो कई बार थंब इम्प्रेशन आते ही नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा सिकुड़ चुकी है, काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी है, तो फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं होते। सेम प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों के साथ। मान लेते हैं एक 3 साल का बच्चा है, उस 3 साल के बच्चे का आप लोग ने आधार कार्ड बनवा लिया, लेकिन बच्चा तो ग्रो हो रहा है, जब वो 10 साल का हो गया तो काफी कुछ चेंजेस उसके फिंगरप्रिंट में आ गए हैं, तो ओल्डर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको वापस से केवाईसी कराना पड़ रहा है। होता है ये सारे चैलेंजेस जनरली हम और आप अपने आम जीवन में फेस करते हैं। तो यहाँ पर उडई और ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने मिलकर एक चैलेंज लॉन्च किया है, और जो भी चैलेंज जीतेगा उसको एक अच्छा खासा प्राइज भी दिया जाएगा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द पार्टनरशिप विद ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल बायोमेट्रिक चैलेंज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इन चिल्ड्रन। तो 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों में जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है, नया इनोवेशन करने की रिक्वायरमेंट है, उस पर बेस्ड एक ग्लोबल बायोमेट्रिक चैलेंज को लॉन्च करने का काम उडई और ट्रिपल आईटीएच ने किया है। टारगेट है 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, और ये जो चैलेंज है वो 25 मार्च से लेकर 25 मई तक रहेगा, और जो भी यहाँ पे जीतेगा उसके लिए एक प्राइज पूल भी है 7.7 लाख रुपीस का। नेक्स्ट है यूएस इम्पोज 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार एंड ऑटो पार्ट्स। तो अगर आपके रिलेटिव भी अमेरिका में रहते हैं तो उनके लिए एक बैड न्यूज है कि अब जो ऑटो पार्ट्स और कार होती हैं उनके प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका जो भी कार इंपोर्ट करता है, जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट करता है, उस पे वो 25% टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कार एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि नेक्स्ट वीक से इफेक्ट में आएंगे, जिसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी होगा यूरोपियन यूनियन में, कनाडा में, इंडिया में। इंडिया भी अपना 29% जो ऑटो पार्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है कहाँ पर, अमेरिका के मार्केट में, मतलब $2.2 बिलियन यहाँ पे आपको टोटल ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट मिलेगा भारत से अमेरिका की तरफ। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसके रिसेंटली 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को 2020 में 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसका पर्पस है हमारे देश के टेक्निकल टेक्सटाइल को बूस्ट करना, मार्केट को ग्रोथ करना और स्किल डेवलपमेंट करना। लगभग 50,000 इंडिविजुअल लोग काम करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और 168 रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमारे देश में काम कर रहे हैं। टिल 25-26 टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए हम लोगों ने 1480 करोड़ रुपीस 1480 करोड़ रुपए का बजट भी देके रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये पीआईबी का डेटा है, पीआईबी कहता है कि हमारा टारगेट है कि हम अपना जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका मार्केट $350 बिलियन तक कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। भारत जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 6 नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेगा, और ये 2% अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट भी करता है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है: रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि महीना महीना इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जो कि लीक प्रूफ अंडर गारमेंट्स बनाता है स्पेशली फॉर द पीरियड्स। तो इस तरीके से हम टेक्निकल टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसके लिए 1480 करोड़ रुपए का बजट है। कब तक? 2025-26 तक। नेक्स्ट है
अब हम बात करेंगे हमारे देश के आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक के बारे में। देखिएगा, अभी पंकज चौधरी कौन है? पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। उन्होंने राज्यसभा में एक डेटा प्रेजेंट किया और राज्यसभा में इन्होंने डेटा को प्रेजेंट करते हुए कहा कि 2023-24 में अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ है हमें अपने आरआरबीज में। और आरआरबीज का जो प्रॉफिट था 2023-24 में वो 7,571 करोड़ रुपीज है। अगर हम बात करते हैं हमारे आरआरबी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफी स्ट्रांग हो रही है और हमारी आरआरबी का जो टोटल बैलेंस शीट साइज है वो 8,40,000 करोड़ रुपीज है। इतना ही नहीं, जो नेट एनपीए है वो भी ड्रॉप हुआ है। 4.7% से ड्रॉप होकर 2.4% हमारे आरआरबी का आपको नेट एनपीए देखने को मिलेगा 2023-24 में। इसके अलावा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी इंप्रूव होकर 71.4% हो गया है। ये सारी बातें पंकज चौधरी जी ने बताई हैं राज्यसभा में। इन्होंने कहा है कि आरआरबी का एक विशेष रोल रहा है, इन्होंने हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में मदद की है। आरआरबी ने मदद की है हमारे देश की कई सारी स्कीम्स, जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। ऐसी कई सारी योजनाओं में आरआरबी का कंट्रीब्यूशन रहा है। आरआरबी का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। आरआरबी का अगर हम ओनरशिप देखें तो 50% जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 35% शेयर स्पॉन्सर बैंक्स के होते हैं और रिमेनिंग 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के आपको देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, लेकिन इसको सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करता है। आरआरबी के लिए कंडीशन होती है कि आपका जितना भी क्रेडिट है, मतलब आपका जितना भी एएनबीसी है उसका 75% आपको लोन किसको देना है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है। ठीक है, ये आरआरबी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। नाउ बात करेंगे एक्स एज इनिशिएटिव के बारे में। इस इनिशिएटिव को एआईसीटीई, नीति आयोग, एनसीआईआई ने मिलकर लॉन्च किया है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है डीएक्स एज इनिशिएटिव, मतलब डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइजेस इनिशिएटिव। इसका पर्पस है हमारे देश के जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्हें एसेंशियल डिजिटल टूल की रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल टूल प्रोवाइड करना और नॉलेज प्रोवाइड करना, कैसे इन डिजिटल टूल को आप यूज कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का काम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नीति आयोग एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने किया है। अभी हम लोग ने बताया था कि एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट बताई थी, याद कीजिए, 2.5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 10 करोड़ आपका टर्नओवर होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए हम लोग ने देखा था कि 25 करोड़ आपका क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, और 100 करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 125 और 500 आपको देखने को मिलेगा। तो एमएसएमई की डेफिनेशन भी कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस की है। नाउ बात करेंगे पीएम वानी के बारे में। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, वानी का मतलब होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। इसमें बताया गया है कि मार्च 2025 तक हमारे देश में 2,78,000 मतलब 2.78 लाख आप कह सकते हैं पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट को इंस्टॉल किया है, स्पेशली इन रूरल इंडिया एंड रिमोट एरियाज। इसमें हम क्या करते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, विलेजेस में जो भी लोग रहते हैं, उनको अच्छी स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, स्पेशली रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में। पीएम वानी स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था और अभी तक 2.78 लाख हमने वाईफाई हॉटस्पॉट को लॉन्च किया है। ये डेटा भी राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक्सपांशन ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये डेटा भी राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई में प्रेजेंट किया गया है बाय द अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। इन्होंने कहा है कि फरवरी 2025 तक हमारे देश में 15,057 जन औषधि केंद्र को स्टैब्लिश किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इन जन औषधि केंद्र में अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। डन। अगर बात करते हैं तो अभी तक सबसे ज्यादा जो जन औषधि केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु है। अभी जो जेनेरिक मेडिसिन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके लिए एक वेयर हाउस भी होता है। तो सेंट्रलाइज वेयर हाउस आपको देखने को मिल जाएगा गुरुग्राम में
और रीजनल 4 वेयर हाउसेस काम कर रहा है बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में। हम लोगों ने 36 डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया एस्टेब्लिश किया, डिस्ट्रीब्यूटर को एस्टेब्लिश किया है, और 400 फास्ट मूविंग मेडिसिन आपको देखने को मिल रही हैं। ना बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है सारथी। अब हर साल या हर महीने गवर्नमेंट जो होती है, अलग अलग राज्यों की जो सरकारें होती है, वो कई सारे ऑर्डर पास करती हैं, सर्कुलर लेकर आती हैं, नोटिस लेकर आती हैं। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए क्यों ना एक ऐसा चैटबॉट हो जहां पर ये सारे के सारे सर्कुलर, नोटिफिकेशन, पॉलिसीज, एक्ट, ऑर्डर सभी चीजें एक जगह हो, जिससे सिटीजन का एंगेजमेंट भी इंक्रीज हो और उनको सभी डेटा एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए। ठीक, मतलब सिटीजन को एंगेजमेंट हमें बढ़ाना है। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी, जिसमें आपको 73,000 से ज्यादा स्कैन्ड पीडीएफ का डेटा मिल जाएगा। इसे लॉन्च करने का काम नायाब सिंह सैनी ने किया है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है और गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। 90 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ना बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो नॉर्म्स हैं उन्हें रिवाइज किया है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आएगा। तो पीएसएन सेक्टर देखा जाए तो आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, क्रेडिट एक्सपोर्ट है, ये सभी आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाती हैं। मतलब बैंक्स को मैंडेटरी है, आरबीआई ने कहा है कि आप जितना भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसका एक कुछ सर्टेन परसेंटेज है आपको इन सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना है। ऐसे में क्या होगा, जो अमीर क्लास है, जो हाई क्लास है, वो आएगी बैंक के पास और बैंक इनको लोन दे देगा, क्योंकि बैंक को पता है इनसे हम अच्छे खासे इंटरेस्ट पे लोन वसूल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एग्रीकल्चर है, सोशल वेलफेयर है, उसमें आप लोन नहीं दोगे तो इन सेक्टर्स का ग्रोथ कैसे होगा। इसलिए यहाँ पे कुछ सेक्टर डिफाइन किए गए हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, और मैंडेटरी है कि बैंक्स को इन सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना है, जिसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल से नए नॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो है वो 25 लाख रुपए पर इंडिविजुअल तक प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि स्कूल बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनानी है, तो अप टू 8 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। अगर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज तैयार करनी है तो 12 करोड़ तक का लोन है। आपके जो आर्टिस्ट है उनके लिए 1 लाख को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक का लोन है। अगर कोई महिला इंडिविजुअल है, कोई वीमेन इंडिविजुअल है, तो उसको भी 2 लाख रुपए तक का लोन है। अगर कोई फार्मर है, इंडिविजुअल फार्मर, और वो लोन लेता है अगेंस्ट द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, तो उसको 90 लाख रुपए का लोन मिलेगा। पहले 75 था, अब इसको बढ़ाकर 90 लाख कर दिया है। अगर कोई फार्मर लोन लेता है अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसिप्ट, तो उसको भी यहाँ पे 60 लाख रुपीज तक का लोन दिया जाएगा। ना बात करते कॉर्पोरेट फार्मर, जैसे कि मेरा एक फार्म है जहां पे मैं आलू का उत्पादन करती हूँ, पोटैटो लगाती हूँ और इन आलू को बेच देती हूँ मैकडोनल्ड्स को, और मैकडोनल्ड्स आपको बर्गर बना के खिलाता है। तो इस तरीके के कॉर्पोरेट फार्मर्स भी होते हैं। तो लोन अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट 4 करोड़ और लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट आपको 2.5 करोड़ रुपीज तक का लोन मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी एनबीएफसीज हैं वो एमएसएमई सेक्टर को 20 लाख रुपीज पर बोरोवर तक लोन देंगी। इसके अलावा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए पहले लिमिट थी कि आपको 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लेंड करना है। इसको रिड्यूस करके 60% कर दिया गया है। ये डेटा भी आपको सामने देखने को मिलेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंडियन बैंक के लिए 2% ऑफ द एएनबीसी। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मतलब यहाँ पे जितना भी क्रेडिट हो रहा है बैंक में उसमें कुछ डिडक्शंस को माइनस करके टोटल कहलाता है आपका एएनबीसी। फॉरेन बैंक अगर उनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है तो 2% ऑफ द एएनबीसी आप डोनेट करोगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट करोगे। फॉरेन बैंक अगर उनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है तो 32% ऑफ द एएनबीसी। अब हाउसिंग लोन, हमारे देश के जो बैंक्स होते हैं वो हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई सेंटर है जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है तो आप 50 लाख रुपए हाउसिंग लोन के लिए रखोगे। अगर कोई सेंटर है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो आपको 45 लाख रुपीस हाउसिंग लोन को लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पॉपुलेशन बिलो 10 है तो 35 लाख रुपीस यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। क्लियर। चलिए नाउ बात करते हैं डेले चिली के बारे में। डेले चिली सिक्किम से है और इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अपेडा, अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सक्सेसफुली पहला एक्सपोर्ट किया है 15,000 15,000 केजी जीआई टैग
डेले चिली का फ्रॉम द सिक्किम, कहाँ पर, सोलोमन आइलैंड में, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट को भी ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। डेले चिली को हम फायरबॉल चिली के नाम से भी जानते हैं, अपने ब्राइट कलर के कारण और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण जानी जाती है। डेले चिली में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है और पोटेशियम भी होता है। साथ ही साथ इसका जो इसको विले हीट यूनिट होती है वो आपकी 1 लाख से लेकर 3.5 लाख होती है, मतलब जितनी ज्यादा ये यूनिट होती है उतना ज्यादा स्पाइसी आपका चिली देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात भी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने जा रहा है। ठीक है। फर्दर हम काफी सारी न्यूज अभी बाकी हैं, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है कि फरवरी मंथ की मंथली मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो टेलीग्राम से भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। अच्छा, टेलीग्राम में ना डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी अपलोड होते हैं, तो आप क्विज भी अटेंड कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करने के लिए। यहाँ तक का मैटर अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो आपके उन सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलिए, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस, सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश के पहले सीडीएस कौन थे, तो विपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे। तो सीडीएस अनिल चौहान ने टेक कीर्ति की शुरुआत की है। टेक कीर्ति एशिया का लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल है। इसको इनॉग्रेट करने का काम आईआईटी कानपुर में किया है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस किया जाएगा। इसकी थीम है एवरीथिंग फ्लोज, पंता राई। ठीक है, एवरीथिंग फ्लोज आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ वीवीवीवीआईपी करेंट अफेयर्स, हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की फील्ड में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज कहलाता है एबल प्राइज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। इस प्राइज की शुरुआत नॉर्वियन पार्लियामेंट ने 2002 में की थी और पहली बार इन अवार्ड को 2003 में पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नॉर्वे की जो एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर है इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें 7.5 मिलियन नॉर्वियन क्रोनर मतलब अप्रोक्सीमेटली 7.2 लाख डॉलर प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगी। तो 2025 का एबल प्राइज किसे दिया जा रहा है? तो जापान के एक मैथमेटिशियन है, जिनका नाम है मसाकी मसाकी कासीवारा। ठीक है, मसाकी कासीवारा को एबल प्राइज दिया जा रहा है, जो कि नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स की फील्ड में, इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टू द एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। नाउ बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो बुमराह को एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक। अगले पर्सन आते हैं स्टीव बाग। स्टीव बाग जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन देखने को मिलेंगे स्टीव बाग। और इन्हें रिसेंटली सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियन रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड का हेड बनाया गया है, अपॉइंटेड टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलियन इंडियन रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को इन्हांस करेगा, इकोनॉमिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशन और डिप्लोमेटिक टाई। अगले पर्सन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसबीआई के चेयरमैन, जिनका नाम है CS सेट्टी। तो एसबीआई के चीफ हैं CS सेट्टी। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। और एसबीआई के चेयरमैन हैं CS सेट्टी। इन्हें इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया है और इन्होंने MV राव, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें सक्सीड करने का काम किया है। इसके अलावा 3 डिप्टी चेयरमैन भी बनाए गए हैं। ए मनी मेखलाई, जो कि सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, स्वरूप कुमार शाह सीईओ है पंजाब एंड सिंध बैंक के, और माधव नायर सीईओ है बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के। इन्हें डिप्टी चेयरमैन बनाया है इंडियन बैंक एसोसिएशन का। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनाए गए हैं बी रमेश बाबू, जो कि सीईओ है कसूर ब्यास बैंक के। ठीक है, तो आप भले इनका नाम भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए, इनका नाम नहीं भूलना। ठीक है। नेक्स्ट, अनाहत सिंह। हम सभी को पता है इनका रिलेशन स्कॉच से है। अनाहत सिंह एंड करीम अल तुर्की,
इन्होंने इंडियन ओपन 2025 स्क्वॉश टाइटल जीता है। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ओपन 2025 वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, अनाहत सिंह ने जीता है। अगर मेल कैटेगरी में बात की जाए तो इजिप्ट के हैं, इजिप्ट के प्लेयर है जिनका नाम है करीम अल टर्की। अगर बात करते प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1974 में हुआ था, इंग्लैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो सौरभ घोसाल है इंडिया के, ठीक है, मेंस कैटेगरी में। और वीमेंस प्रेसिडेंट आपको सरहा जैन पेरी देखने को मिलेंगे जो कि इंग्लैंड से है। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे देश दुनिया के सभी करंट अफेयर्स। अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज एटीएम इंटरचेंज फी फॉर कैश विदड्रॉ अप्रूव बाय द एनपीसीआई एंड आरबीआई? तो 17 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 19 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट वाज द रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ आरआरबीज? तो 7,571 करोड़। ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो आनंद गुजरात में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस करंट अफेयर्स को पढ़ा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकेंड एडिशन खत्म हो चुका है। मेडल टैली पर टॉप पर कौन है? तो 34 गोल्ड मेडल के साथ मेडल टैली पर टॉप पर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। व्हेन वाज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च? तो आंसर हो जाएगा 2015 में से लॉन्च किया गया था। रिसेंटली जो आपका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है उसे बैन किया गया है, केवल शॉर्ट टर्म ही कंटिन्यू होगा। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर? तो सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर आपको केन्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया? तो लेपर्ड पॉपुलेशन हमारे देश में 13,874 13,874 है। सबसे ज्यादा लेपर्ड्स आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन? तो मीडियम टर्म का जो टेन्योर है वो 3 से लेकर आपको 5 साल देखने को मिल जाएगा। सॉरी 5 टू लेकर 7 ईयर्स, आई एम सॉरी 5 टू लेकर 7 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा राज्य जिसने एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू एंटर द वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन? आंसर हो जाएगा एचसीएल टेक्नोलॉजी की हेड जिनका नाम है रोशनी नडार। This is question of the day. Who has been appointed as the new director of National Institute of Health in the USA? NIH. इनका नाम आपको बताना है। मैंने आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं यूएसए में इंडियन ओरिजिन पर्सन की, उसकी एक सेपरेट लिस्ट भी प्रोवाइड की थी। इन सब का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नए अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।